तो स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी के मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उत्तर प्रदेश की जीत को लेकर जो बात उन्होंने कही, वो चुनाव के दरमियान जो बातें कही गई, उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही साथ ये भी इशारा किया कि सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, लेकिन चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी भी कोई तस्वीर उन्होंने साफ नहीं की है। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे कि जो नतीजे या रुझान सामने आए हैं, असल में वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं। राजनीति की दिशा किस तरफ आगे बढ़ेगी, किन मुद्दों के सहारे जनता ने पार्टियों को सिर माथे पर बिठाया है और किसके चलते उन्हें उतार भी दिया है। मैं हूं कविंद्र, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रजत। Right, so next 1 hour we'll take you across the reasons behind this massive victory of BJP in Uttar Pradesh and Uttarakhand, while the results of UP, Punjab and Uttarakhand are almost out. The suspense is still on in Manipur and Goa. और शुरुआत आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, 3/4 बहुमत की ओर पार्टी, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी को बड़ा झटका। उत्तराखंड में भी खिला कमल, बीजेपी 2/3 बहुमत के पार, मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों ही सीटों से हारे। पंजाब में कांग्रेस ने लहराया परचम, सरकार बनना तय, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, अकाली बीजेपी गठबंधन को भारी नुकसान। मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, गोवा में बराबरी का मुकाबला, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गंवाई सीट। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो चुकी है। गोवा में कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है, उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन दो राज्य मणिपुर और गोवा, यहां पर अभी तस्वीर साफ नहीं। उत्तराखंड में जरूर साफ हो चुकी है। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल हैं। प्रदीप सौरभ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। और प्रणंजय हमारे साथ हैं। प्रणंजय, आपका भी स्वागत है। दोनों से समझने की सबसे पहले कोशिश ये मैं करना चाहूंगा कि जिस राज्य को लेकर सबसे ज्यादा चुनावी मैं कहूं दांवपेच थे, अलग अलग तरह के आंकलन आ रहे थे, उस राज्य से बीजेपी को 300 के पार पहुंचना राम मंदिर लहर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या बड़ा फैक्टर आपकी नजर में है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो इनिशियली दिख रहा है, अभी डाटा उसको देखकर और उसका एनालिसिस किया जाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि जो जातीय फैक्टर थे वो बुरी तरीके से ढहे। सब लोग अपने अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे जी। कि मुसलमान यादवों के साथ चले जाएंगे, कांग्रेस का प्लस हो जाएगा, तो ये होगा वो होगा। और मायावती भी यही सोच रही थी, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन। और जो अति पिछड़ा, मतलब आप पूरे जो उनका टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है दलितों का, उसको देख लें तो अगर उसमें कोई चीज प्लस नहीं होती है तो वो क्या कहते हैं कि कभी भी कोई सीटों में तब्दील नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से सपा और कांग्रेस के साथ हुआ कि जो उनका मुख्य जनाधार वाला वोट था वो भी खिसक गया। और यहाँ तक भी खबर आ रही है ये कि तमाम जो अति पिछड़ी जातियां वो गोल बंद होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और दलितों में भी बंटवारा हुआ। और जैसे कि आज भी मुझे एक एटा के रहने वाले एक सज्जन बता रहे थे कि मेरा इतना बड़ा परिवार 107 और हमारे यहाँ यादवों में भी 3 जातियां हैं। तो मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ कि यादव में भी इतनी जातियां कैसे आ गई। तो उसने कहा एक जो बहुत पैसे वाले हैं, एक जो बीच वाले हैं और एक जो सबसे नीचे वाले हैं। पैसे वाले और बीच वालों ने मिलकर नीचे वालों को दबा दिया और नीचे वालों जो थे, जो सपा का आधार होता था, वो सारा वोट स्विच किया। तो ये पूरा जो जाति समीकरण बैठाकर चुनाव की लड़ने की कोशिश की गई थी, वो वहां पर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। और एक चीज महत्वपूर्ण है जो आगे आने वाले समय में समझ आएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है कि इसमें एक कम्युनल पोलराइजेशन भी मुझे दिखता है कि कम्युनल पोलराइजेशन के कारण ही ये जो नंबर ऑफ सीट्स जा रही हैं इतनी, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और उसकी शुरुआत वहां फतेहपुर वाली रैली से भी हुई थी, जब कब्रिस्तान और शमशान और तमाम सारे सवाल उठाए गए थे। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष खुश होने के लिए कि हमने सारे बांध तोड़ दिए, लेकिन असली जो उनका जुमला था कि हम फलाना स्क्वाड बनाएंगे, रोमियो स्क्वाड करेंगे,
तो वो पूरे चुनाव को उस दिशा में ले जाने की कोशिश की गई और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बीजेपी की इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री। लेकिन प्रणव जी एक चीज, क्योंकि वोट शेयर अगर मैं देखूं, जो कहा प्रदीप जी ने, जाति की दीवारें टूटती दिखी हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सीटों का आना, 39% से ज्यादा वोट बीजेपी को लेना लोकसभा चुनाव से महज करीब 3% या 2.5% के आसपास कम दिख रहा है। देखिए ये अभी पक्का नतीजा नहीं है, 40 के ऊपर भी जा सकते हैं। वो जो लोकसभा में जैसे 42 मिला है अपना दल के साथ, वही उसी के आसपास है इस बार भी। तो मैं ये कि असल में ये जो वोटों का रुझान बीजेपी ने मेंटेन किया लोकसभा चुनाव से लेकर और 2017 तक, यानी कि करीब 3 साल का जो एक कार्यकाल है उसमें, वहां पर क्या ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है चुनाव पिछली बार की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, उनके इर्द गिर्द पार्टी, व्यक्तिगत कैंडिडेट, क्षेत्रीय मुद्दे, वो सब कहीं न कहीं दरकिनार हो गए मोदी जी की छवि के आगे? हाँ जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। और अभी अभी जैसे प्रदीप जी ने विश्लेषण किया, मैं उनके साथ भी सहमत हूं कि एक तरह से ये जो एक व्यक्ति, ये जीत एक व्यक्ति का है, वो नरेंद्र मोदी का है। और जिस तरह से हम लोग सोचे थे, देखिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद, अक्टूबर 2015 के बाद, जिस जगह पे हमने देखा कि सारे जो बीजेपी के खिलाफ जितने सारे राजनीतिक दल इकट्ठा हो गए, एक महागठबंधन बना, इस बार यहां नहीं बना। 2-3 चीज एकदम साफ दिखाई दे रहा है। एक है कि मुसलमान लोगों का वोट बांट गया है सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच। इसका फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला। दूसरी मुद्दा एकदम साफ है, ये नोटबंदी का जो असर, ये तो गरीब लोग के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा। जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, किसान हैं, जो दैनिक रोजगार करते हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा मिला। मगर इसको जिस तरह से इन्होंने, मोदी जी, दिखाया गया कि ये अमीर लोग का खिलाफ है, काले धन किसके पास है? अमीर लोग के पास। बात और है कि शायद काला धन कम नहीं हुआ है, मगर गरीब लोगों को ये बताया गया कि हाँ आपको तकलीफ हो रहा है, आप लाइनों में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, आपको घंटा भर बिताना पड़ा अपना पैसा निकालने के लिए, मगर ये अमीर लोग का खिलाफ है। उमा भारती जी ने कहा, मैं बार बार वही याद दिला देता हूं लोगों को, उमा भारती ने कहा कार्ल मार्क्स से ज्यादा मार्क्सिस्ट है नरेंद्र मोदी। मैंने नहीं कहा, उमा भारती जी ने कहा। एक तरह से श्रेणी का बीच जो लड़ाई, जो क्लास वॉर, ये जो मोदी जी ने सफल हुई है, ये नोटबंदी का मुद्दा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ से उसको फायदा मिला। तीसरी बात एक चीज और मैं आप जोड़ना चाहता हूं, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कि हमने कहा कि नॉन जातव दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे, नॉन यादव ओबीसी वालों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक तरह से वो जो वोट बैंक का जो राजनीति हम देख रहे हैं, वो कैसे कमजोर हो रहा है और खत्म हो रहा है। आखिरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जिस तरह से लड़ाई फैला दिया, ठीक है, जब तक अखिलेश आगे बढ़ा तब तक तो खत्म हो गया था। ये ठीक है, आप कहिए कि अमर सिंह ने किया, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बीच में बीजेपी के उत्तराखंड से नेता हैं राजेश शर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो जुड़े हुए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन अब सवाल अगला वही खड़ा होता है कि आप किस चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसके सर पर ताज रखेंगे, क्योंकि जितनी सीटें मिली हैं जाहिर है उतनी ज्यादा, मैं कहूं कि कंधों पर एक चुनौती भी होगी काम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने का दावेदार रहता है, कोई भी कार्यकर्ता कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावेदार बन सकता है। अभी मैं यूपी की बात सुन रहा था, इसलिए उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि यहां ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। इस बार पहली बार ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हुई है। कुछ कोशिश करी थी मायावती जी ने, उन्होंने बार बार कहा सारे मुस्लिम से। शायद आवाज उनकी, जिनका संपर्क था वो हमसे टूट गया है। कृति इस वक्त लखनऊ से है। कृति, चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है,
खबरें मिल रही थी कि अखिलेश यादव कुछ देर में राजभवन जाकर वहां पर इस्तीफा दे सकते हैं। क्या बड़ी बात सामने आ रही है समाजवादी कैंप से? क्योंकि एक जो बयान आया शिवपाल यादव का, उन्होंने कहा कि ये हार समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि घमंड की हार है। पार्टी कार्यालय के काफी पास में खड़ी हूँ और यहाँ पर निराशा का माहौल है पूरी तरह से। देखिए 12 बजे तक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है टेबल शायद टर्न हो जाए, लेकिन 2 बजे तक आते आते एक्सपेक्टेशंस ये होने लगी कि जीत ना सके भले, लेकिन 100 का आंकड़ा छू जाए, लेकिन वैसा भी अभी फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। एक धड़ा ऐसा भी है जिसका कहना है कि अब दोबारा मुलायम सिंह यादव के हाथ में सपा की कमान सौंप दी जाए। तो वहीं शिवपाल का बयान भी हमने सुना कि ये तो हार हुई है घमंड की। इसके साथ ही कई सारे रीजंस भी है जिनका एनालिसिस करना शुरू कर दिया है राजनीतिक पंडितों ने कि कहीं ना कहीं ये पारिवारिक कलह जो थी वो उसका रीजन है, कानून व्यवस्था उसका रीजन है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी खबरें अभी फिलहाल निकल कर आ रही हैं कविंद्र, वो ये है कि 5 बजे हो सकता है अखिलेश यादव प्रेस को एड्रेस करें और उसके बाद 6 बजे तक जाकर वो गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद शायद उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाकर जब तक अगला चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं ले लेता तब तक वो कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहेंगे। जी कविंद्र। Kriti, Rajat here, just one small question. There are, of course, Samajwadi Party will introspect about a huge loss they have suffered. Are there also murmurs within the party or within the upset party leaders that their tie-up with Congress perhaps didn't give them the results they were hoping, or at least the kind of picture they had portrayed about the alliance, that it will be a secular alliance, it'll get votes from the subalterns as well as Muslims? Well, that's right, Rajat, because we are waiting for explicit analysis of the party after Chief Minister addresses the media, which is expected around 5 o'clock. But as of now, of course, the section is keenly divided. One section, of course, supports Mulayam Singh Yadav, and there are dissident voices saying that Mulayam Singh Yadav should take the reins of the Samajwadi Party once again. There are others who claim that we have to really analyze the factors behind our defeat. They claim that probably it was PM Narendra Modi's charisma, and they also have to analyze the factors because it was the kind of social engineering that the BJP was harping upon which has actually landed it into this landslide victory. So certainly we are expecting a lot of details to trickle in once Chief Minister addresses media, which is after 5 o'clock. Rajat? Right, Kriti, right. So, Prancha, I have, as we were discussing about the charisma of Mr. Modi in this election, was BJP able to strike a better caste-based mix-up of the politics than the other two regional leaders who have been champions, or rather portrayed as champions, one rallying behind Yadavs and other rallying behind Dalits? I think what the BJP successfully managed to do in these elections in Uttar Pradesh was to project Mr. Modi as somebody who is rising above castes, with one crucial difference. The Muslims were out of the picture. Here were Muslims who account for almost 1/5 of Uttar Pradesh's population. The BJP, there are something like 2 crore Muslims in the state, but the BJP couldn't find a single Muslim candidate. Now, this is the victory of what I would describe as majoritarian politics. This is the politics of the majority, this is the politics of the Bharatiya Janata Party, and this is the politics of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, and which Mr. Modi and Mr. Amit Shah have been able to master. So I think in that sense, we have to give them, they have been successful in their endeavor. चलिए, मैं कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं परिचय करा दूं। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी स्वागत है। आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में। आलोक जी आपका भी स्वागत है। और देहरादून से सुभाष गुप्ता हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सुभाष जी आपका भी स्वागत है। राजीव त्यागी जी, सबसे पहले आप, उत्तर प्रदेश में क्या गड़बड़ हुआ? दोस्ती भी काम नहीं आई, चुनाव के बाद बयान आया कि मजबूरी का गठबंधन था, नतीजे भी कुछ यही कह रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं, उत्तर प्रदेश में मैं किसान यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ था, और जो रेस्पॉन्स हम लोगों को किसान यात्रा में मिला था, तो उस रेस्पॉन्स को हम बरकरार रखते तो शायद हो सकता है बेहतर होता। लेकिन गठबंधन में हम लोग बाग गए और हम लोग बाग चुनाव हार गए। हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए, और राजनीति का अनवरत प्रक्रिया है जो रोज आपको करना होता है, और रोज जब तक आप चिरनिद्रा में नहीं जाते जब तक राजनीति में रहते हैं, और कुछ सिद्धांतों के लिए रहते हैं, कुछ कार्यक्रमों के लिए रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भले हम हार गए, लेकिन हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी बात, एक आशा की किरण जो है
वो बेहतर किरण हम लोगों को पंजाब से मिली, हम लोगों को गोवा से बेहतर रिजल्ट मिले, और मणिपुर में हम 3 बार सरकार में रहने के बाद भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। तो इन 3 राज्यों से हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि इसी साल हमारे को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव में जाना है। और मैं मानता हूं कि जब मैं कहता हूं कि राजनीति एक अनवरत प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से हम गुजरात के चुनाव में और बेहतर जोर लगाएंगे, क्योंकि पंजाब के रिजल्ट ने हमें एक बहुत बड़ी एक संकेत दिया है कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की रियल फाइट होगी, आमने सामने फाइट होगी, वहां निश्चित रूप से कांग्रेस को लोग बाग चुनना चाहते हैं, कांग्रेस को आगे लेकिन बढ़ाना राजीव, चाहते आपने हैं। ये हमें बाकी पंजाब के राज्यों में चुनाव अच्छा में परफॉर्म किया और आपने खुद कहा, तो क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ जाना एक भारी चूक थी? 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव थे कांग्रेस में, उन्होंने गठबंधन किया और उसके बाद कांग्रेस में 2000 के दशक में एक मंथन हुआ, तब आप लोगों ने माना था कि एक बड़ी चूक थी, हमें अकेले जाना चाहिए था। उस गलती को दोहराने के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, मैं बहुत इस बारे में तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना तय है कि अभी हिंदुस्तान में सन 89 के बाद से गठबंधन का दौर शुरू हुआ था, और जो गठबंधन का दौर मुझे लगता है अभी भी है। लेकिन राष्ट्रीय दलों को मुझे लगता है लोग बाग ये चाहते हैं कि वो अपने दम पर राज्यों में चुनाव लड़े, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो राष्ट्रीय दलों, देखिए, अब पंजाब में अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी सेकंड पार्टनर हुई। इसी तरह से हम भी सेकंड पार्टनर थे, और तो इससे स्पष्ट संकेत होता है वोटर्स का कि गठबंधन में न जाकर के राष्ट्रीय दलों को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के पास बेहतर कार्यक्रम और नीतियां हैं। उन नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के जब हम जन जन के बीच में जाएंगे और विनम्रता पूर्वक जाएंगे, तो निश्चित रूप से उससे कांग्रेस को लाभ होगा। जो आपने और कहा, अभी चुनाव अभी इसी साल आलोक जी का चाहूंगा, उनकी तैयारी में हमें भी से जुटना होगा। आलोक जी, जो बात राजीव त्यागी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में वाकई कांग्रेस के लिहाज से क्या बड़ी गलती आप देख रहे हैं? गठबंधन बड़ी गलती थी, जैसे कि राजीव कह रहे हैं कि उससे पहले एक वेव थी जब किसान यात्रा निकाली राहुल गांधी ने। कविंद्र जी, मैं तो थोड़ा सा इससे इसलिए असहमत हूँ कि कांग्रेस, राजीव जी भी मुझसे ज़्यादा चूंकि संगठन के आदमी है, जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में संगठन बिल्कुल चरमराया हुआ था। अखिलेश यादव सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी का एक कार्डर, थोड़ा उसको कार्डर कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, उतना ऑर्गेनाइज नहीं था जो बीजेपी का था। एक समय में याद करें, राजीव जी का ही नाम के राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सेवा दल की टोपी लगा करके इंदिरा जी के समय में वो सेवा दल के रूप में आगे आए थे और सेवा दल को खड़ा किया। एक डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था, डीपी राय, सुरेश पचौरी वगैरह ऐसे सब नेता जोड़े गए थे कि जिले जिले में आपके कार्यकर्ता संगठन तो अपनी जगह था ही, वो बिल्कुल वैक्यूम कांग्रेस का हुआ पतन के पीछे। और इसलिए ये समझदारी थी कि किसी भी हद तक हो, दूरगामी ढंग से अखिलेश ने भी माना बार बार कि कांग्रेस के साथ रह के हम सफल अधिक हो सकते हैं, विफल हुए अलग बात है। उसी तरह से राहुल गांधी को भी जो भी सलाह संगठन, उनको समझ में आ गया था कि हम उसके बिना तो हम वहाँ भीड़ भी कैसे आएगी। राजीव जी कह रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीड़ आई, वो उनको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन यदि आप जानते हैं कि कई जगह लोग सुनने भी आए, उसके लिए आपको कार्यकर्ता चाहिए। आप कविंद्र जी, जब कहा जाता है कि आइए, आपको कोई कहता है चाय पीजिए वरना आप उठ के नहीं जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वोट के लिए लोगों को ले जाने के लिए जो जरूरत थी, वो उसको अभी वैसे पार्टी मंथन करेगी, फिर से पुनर्विचार करे, राष्ट्रीय पार्टी करेगी। नीतीश जी, देखिए दूसरा उदाहरण राजीव जी भूल रहे हैं, बिहार में गठबंधन के बाद सत्ता के मजा कौन ले रहा है? सत्ता के सुख ले रहा है, सत्ता का लाभ दे भी रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां गठबंधन जरूरी हो वहां किया जाए, ये ठीक है। आदर्श स्थिति तो यह है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल देश में जहां जहां अपना प्रभाव है उसका लाभ लोकतंत्र में दें। जब नहीं दे सकते हैं तो क्षेत्रीय, या तो आपके ऐसे नेता हो, पहले होते थे जो क्षत्रप जिसको कहना चाहिए, वो भाजपा में भी कुछ है, कुछ यदि कमजोर करेंगे तो भाजपा, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करते। लेकिन कांग्रेस की जो आपने पूछा है, तो मैं मानता हूं कि मजबूरी और दूरगामी, अभी मैं मानता हूं कि अभी तो ये विचार होगा कि नहीं छोड़ दीजिए साथ। मेरा मानना है यदि भारतीय जनता पार्टी से उनको लड़ना है तो एक महागठबंधन जैसी कोशिश तो कम से कम चुनाव के पहले तक तो इनको करना ही होगी, वरना कांग्रेस को संगठन खड़ा करने में अभी काफी समय लगेगा। ये संजय गांधी के समय में हारी हुई कांग्रेस नहीं है, जहां लोग जमीन पर बैठ करके टायर लगाने वाले के साथ बैठते थे। इंदिरा गांधी अपने आप घूमती रहती थी, पैदल, साइकिल नहीं, छोटी छोटी गाड़ियों में, बस में, हाथी पर। बड़ा बदलाव चाहिए होगा संगठन के स्तर पर। और उत्तराखंड जिस तरीके से, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, सरकार के बाद ऐसा लगा कि पूरी की पूरी पार्टी दूसरी पार्टी में जाकर समाहित हो जाती है, और उसके बाद जिस तरीके के हालत हैं इस वक्त उत्तराखंड में, इसे कैसे देखा जाए? क्या बड़ी गलती आपकी
नजर में एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो कांग्रेस में की, और वही नेता जब कांग्रेस के साथ थे तो ऐसा लगता था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी होगा, इनके खिलाफ जनता का मत है। लेकिन वही जब बीजेपी की गोद में बैठते हैं जाकर तो पार्टी अभूतपूर्व मैं कहूं कि वहां पर सफलता हासिल कर रही है। कविंदर जी, उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा था पिछले काफी टाइम से, लगभग 2.5 साल से, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव, और मोदी जब यहाँ आकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी, कि डबल इंजन की जरूरत है, तो लोगों को वो बात गले उतरती है, क्योंकि पूरे साल के झगड़े, बगावत, आरोप प्रत्यारोप, इनसे लोग ऊब चुके थे। और वे चेहरे जो जिन्हें बागी और दागी कहा गया, अगर आप चुनाव के परिणाम देखें साहब, वे तो जीत गए। उन्हें ज्यादातर लोग बहुत अच्छी स्थिति में जीते हैं, और मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को नकारते रहे, जिनके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने और नौकरशाही के बेलगाम होने की बात लगातार उठ रही थी, वे चुनाव लूज कर जाते हैं। एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों से चुनाव हार जाते हैं। तो इसके कई मतलब हैं। एक मतलब ये है कि जनता चाहती है कि राज्य और केंद्र में टकराव ना हो, विकास हो, जनता को विकास से मतलब है। दूसरा, जनता भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जी रही थी, उन्हें दफ्तरों में काम पड़ता है, लोग ऑफिसों में जाते हैं, वो देखते हैं। तीसरे, प्रधानमंत्री श्री मोदी की जो नोटबंदी थी, उसे गरीब तबके ने, वो तबका जो वोट की लाइन में लगता है, जो वोट डालने आमतौर से जरूर जाता है, उसने एक अच्छे से लिया। उसने इस रूप में लिया कि इनसे पैसे वालों का पैसा निकला और गरीब के खाते में पैसे आए, और गरीब के खाते में पैसा वाकई आया। वे सारे जनधन खाते और तमाम खाते जो खाली पड़े थे, शून्य के आसपास हुआ करते थे, वे भर गए। तो गरीब वर्ग ने भी बहुत अच्छे से लिया और वो वोट की शक्ल में बदल गया। कविंद जी, प्रदीप, क्या वाकई जिस तरीके से मैं, क्योंकि भी बात कर रहा था कांग्रेस को लेकर, उत्तर प्रदेश में राजू त्यागी खुद करें अलग जाना चाहिए था, उत्तराखंड की हालत आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट हो जाती है दूसरी पार्टी में, उसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं और वो लोग जो कि दागी कहे जा रहे थे वो चुनाव जीत जाते हैं। असल में किस तरीके की राजनीति, या क्या कहूं कि मैं, पार्टियां जो बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, उनका जो फॉर्मूला था क्षेत्रीय क्षेत्रों को कमजोर रखिए, खुद मजबूत रहेंगे, वो शायद अब गलत होता जा रहा है। नहीं, इसको समझने की जरूरत है। हम इस जीत को देखकर इस बात को भूल रहे हैं कि बेशक मोदी का चेहरा रख के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटे दलों से गठबंधन किया, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा। और प्रांजल जी अभी कह रहे थे कि बिहार मॉडल में, कि बिहार मॉडल को जिक्र कर रहे थे कि वहां पर बहुत सारी पार्टी आई, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर सारी तत्काल पैदा हुई पार्टियों का भी गठबंधन बना था। और वहां से इसकी तुलना हम यूपी की इसलिए नहीं कर सकते, उसकी जो वजह मुझे दिखती है कि वहां सीधी फाइट थी, बीजेपी गठबंधन वर्सेस नीतीश गठबंधन। यहाँ पर ट्रायंगल फाइट हो गई। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत बड़ा जिला है, यहाँ जो छोटी छोटी जातियों के वहां स्थानीय छत्र भी पैदा हो गए हैं, जिन्होंने अलग से भी चुनाव लड़ा था। तो वो जो कास्ट कॉम्बिनेशन की हम परिकल्पना यहाँ बैठ के कर रहे हैं, या हम जो दूर से देखने की कोशिश करते हैं कि जो जैसे राजभर है, उनके यहाँ एक नेता पैदा हो गया, अनुप्रिया वहां से एक पैदा हुई, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय जातीय छत्र वहां पैदा हुए, जिसके कारण। लेकिन जो प्रश्न मूल ये है, क्या गठबंधन की राजनीति का एरा खत्म हो रहा है? नहीं, ये गठबंधन की राजनीति समाप्त ही नहीं हो सकती है। गठबंधन और दल बदल, ये दल बदल भी बहुत, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नहीं है कुछ। अगर आप ध्यान से देखें, पूरे उसको एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि संग जाने वाले लोग कहाँ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानने वाले लोग हैं? क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या वो राष्ट्रवादी हो गए हैं रातों रात? ठीक वैसे ही कि जैसे बीजेपी का कोई आदमी कांग्रेस में चला जाता है, वो अचानक सेकुलर हो जाता है। तो ये दोनों पार्टियों के लिए ये बात लागू होती है। इसलिए भी गठबंधन का एरा नहीं समाप्त हो रहा है कि आप दक्षिण को क्यों भूल जाते हैं? वहां क्षेत्रीय क्षेत्र कितने स्ट्रांग है, वहां और लोग भी चुनाव लड़े थे। आंध्र बटा, वहां देखिए 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तमिलनाडु आपके सामने रखा है। तो ये पूरे देश इतना महादेश है कि इसमें एक जीत से, एक हार से नहीं कर सकते। अब यही जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अलग से लड़ी और अपने एजेंडे को भूलकर वहां पर किसके साथ समझौता। इस बीच में गुलाम नबी आजाद साहब पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। प्रश्न चिन्ह, कई सालों से ईवीएम मशीन्स के बारे में कई राज्यों ने और कई राजनेताओं ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये क्वेश्चन उठाया है। और ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी ये मुद्दे उठे थे। और यही
यही कारण है कि बड़े बड़े आधुनिक देशों ने, बड़े बड़े डेवलप देश ने, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस ईवीएम मशीन का सिस्टम बंद करके और कन्वेंशनल सिस्टम शुरू कर दिया है। और यहाँ भी लोग ईवीएम मशीन्स के बारे में आज नहीं, इससे पहले भी बात करते आए हैं, लेकिन मैं आज ईवीएम मशीन्स के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज बीजेपी जीती है। और आज अगर आज हम ईवीएम मशीन के बारे में कहेंगे तो ये कहेंगे लोग भाई ये हार गए, इसलिए ईवीएम मशीन का सहारा लेकर अपनी हार मानना नहीं चाहते हैं। यस, ईवीएम मशीन का मुद्दा रहेगा, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये मुद्दा है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि जहां वो सोच ही नहीं सकते थे हारने का, लेकिन मैं आज उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। इसके ऊपर हम आने वाले समय में तफसील से चर्चा करेंगे इसकी, और इसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, लेकिन आज मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता। 5 स्टेट में 3 स्टेट, एक स्टेट आप पूरी तरह से जीते, 2 स्टेट में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। यूपी में आप क्योंकि गुलाम साहब जो कि कह रहा था कि जीत का दिन है, और ऐसे में ईवीएम को जिसको लेकर मायावती ने तीखे सवाल किए हैं, उस पर फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी चर्चा करना उतना ठीक नहीं होगा। पंडित जो आप बात कर रहे थे उसमें एक मैं समझना चाहूंगी, इस बार की पॉलिटिक्स पंजाब में जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी थे ऑप्शन के तौर पर, तमाम सर्वे और सब कुछ आम आदमी पार्टी को बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से वापसी की, वहां पर क्या प्लस पॉइंट आपको दिखता है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी वापस? वहां पे तो एक तो सत्ता विरोधी एक हवा जबरदस्त चल रही थी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 10 साल राज किया। और पंजाब में अगर पंजाब का इतिहास आप देखेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा समय बदलता रहता। जैसे तमिलनाडु में 1-2 बार हम देखा, इस बार पहला बार शिरोमणि अकाली दल 5 साल राज करने के बाद दोबारा चुन के आए हैं, तो ये तो साफ है। मगर उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात किया, मैं प्रदीप जी के साथ बिल्कुल सहमत हुई। लोग कह रहे हैं कि ये गठबंधन राजनीति खत्म हो गया, नहीं, सचमुच नहीं खत्म हुआ। जैसे बिहार का उदाहरण दिया, जब 2 गठबंधन का लड़ाई होते हैं तब आप देखते हैं कि उसका जो नतीजा आता है, और उत्तर प्रदेश में जब वोट बांट जाते हैं उसका भी नतीजा आप देख रहे हैं। मतलब अभी जो आज विरोधी दल है जी, उनको एक चीज साफ उसको समझना पड़ेगा कि जब तक जितने बीजेपी का खिलाफ राजनीतिक दल है, स्थानीय दल है, इकट्ठा आएंगे, बीजेपी के साथ चुनाव में हार जाएंगे, उनके साथ वो संघर्ष हार जाएंगे। क्योंकि आप देखिए 1967 चौथा आम चुनाव के बाद, फिर आप देखिए जो आपातकालीन समय के बाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, ये एक बार एक तरह से कांग्रेस विरोधी राजनीति हमने। तो आज जो राजनीति का हम दिशा देख रहे हैं, भारतवर्ष का राजनीति, एक तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का खिलाफ किसी को लड़ना पड़ेगा तो बिहार की तरह एक महागठबंधन का जरूरत होगा, नहीं तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। ये भी साफ दिखाई दे रहा है। More about Congress party, you think that Congress is better off having regional satraps, because once again we may see question perhaps coming on Rahul Gandhi's methods, his ways of leadership, and as I said, his methods of revamping the organization. Like as we saw in Punjab, they have a very strong regional leader in Captain Amrinder Singh. And even in Manipur, where there seems to be stalling march of BJP, that's because of they have a very strong Okram Bibobi Singh, who has led Congress government for 3 times. So like even like post Soni Gandhi took over Congress in 1998, they had won series of elections in state thanks to various regional leaders. So are they lacking strong regional leaders? Because Rahul Gandhi, as I said, they may be once again questioned on his methods of revamping organization. You're absolutely right. Rahul Gandhi has always been a diffident, somewhat reluctant politician. He continues to be one. This time his mother, Mrs. Sonia Gandhi, did not campaign at all. Her health apparently has not been as good. She's currently, as we talk, outside the country getting treated. Be that as it may. The point is, until and unless the Congress makes a concerted attempt to project a new line of leadership. It is, as soon as they become hostage to one family, they're
bound to be attacked on this count alone by the BJP. And as one has repeatedly said, it suits the BJP. It serves the purpose of the BJP to paint its principal political opponent as the Congress. So they don't want AAP there. They don't want the regional political forces there. As so long as it is anti-Congress, it serves Mr. Narendra Modi. It serves Mr. Amit Shah. It is against the Nehru-Gandhi family. So it suits them. And this is why we see this is the way the rhetoric of the BJP has always been. Congress Mukt Bharat. It suits them and it serves their purpose to have to draw the dividing line in politics in this manner. Right, Pranjay. Thanks for joining us. Thanks. Thank you. आलोक जी, जो बात प्रणजय कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा और आगे समझना चाहूंगा आपसे। उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी, दो रीजनल पार्टी बीएसपी और आरएलडी, ये दोनों ऐसे फैक्टर दिख रहे थे कि जिनकी परफॉर्मेंस चुनाव में काफी ज्यादा, मैं कहूं कि एक मजबूत स्थिति थी और समीकरणों को बदलने वाली ताकत के तौर पर दिख रहा था। लेकिन पिछले 3 चुनाव यानी कि 2012 से अगर देखें बीएसपी को और 2014 फिर 2017 में क्या स्थिति आज जो दिखती है राजनीतिक तौर पर, इस वक्त वो कहां पर खड़ी नजर आ रही है? देखिए नवीन जी, इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कुछ तो उनकी अपनी रणनीति रही। बीएसपी के जो विवाद, जो मामले थे यूपीए की सरकार में भी, उन मामलों को ठीक से, मैं तो इसीलिए मानता हूं कि यदि उस समय सही उन्होंने कार्रवाई शायद की होती जो ज़रूरत थी, चाहे वो सीबीआई के सामने मामले थे, दूसरे मामले थे, उन्होंने उस समय जो नहीं कदम उठाए उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है नेचुरली, उसको पब्लिक भी साथ देती है। तो बीएसपी का जो धीरे धीरे पतन हुआ है, उस पर जो आरोप रहे, उन्होंने जिस तरह की छवि भी अपनी उनकी खराब, जबकि अपराध मुक्त बनाने के बजाय उन्होंने अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी, जिससे शायद हो सकता है कुछ जीते भी हों। तो मुझे लगता है कि बीएसपी एक तो कमज़ोर बहुत हो गई है। ठीक है, वो यदि हम अभी तो खुद मतदान पेटी का जो मुद्दा है वो अभी, लेकिन पंजाब में तो जीते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, क्या वहाँ पर कोई मतदान पेटी को ठीक से किया गया है? तो बहन मायावती जी ने जो कुछ कहा है, हो सकता है राजनीति में उसके बाद कुछ आरोप सामने आएंगे तो चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय उस पर कुछ करेगा। तीसरा, अजीत सिंह जी की जो पार्टी है लोक दल का, आपने जो बिल्कुल बात उठाई, सही बात यह है कि वो चौधरी चरण सिंह की साख का लाभ पिछले कुछ चुनाव तक लेते रहे। सत्ता में रहने के बाद वो कभी समाजवादी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी मायावती बहन जी के साथ भी गए हैं। तो उनकी विश्वसनीयता लगातार, तो ये मानना कि जाट ही वोट दे देगा, अब वो समय चला गया। अब सबको अपने रोजगार, अपनी समस्याएं, अपने उनको कौन समस्या समाधान कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि इस सब चुनाव में मेरा ऐसा मानना है कि जाति खी के समीकरण कुछ हद तक तो काम करता है गाँव में, लेकिन लोगों ने अपने हित को ध्यान में रख करके वोट डाला और इसलिए लोग जो उनका है आरएलडी, वो इसलिए कमज़ोर हुआ है और आगे भी उनकी मुश्किलें और रह सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि केवल अपने स्वार्थ पर चलते हैं। वो किसानों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई बहुत बड़ा नहीं किया, इसीलिए उनको खुद को भी हारना पड़ा। आज उनको अपना बंगला रखने के लिए मुसीबतें आई। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि ऐसे पार्टी का कुछ भविष्य नहीं हो सकता था। और एक तरह से उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े किए ताकि वो वोट कटे समाजवादी का, कांग्रेस का, और उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। और इस वक्त विनोद अग्निहोत्री साहब से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, चर्चा ये असल में ये कि क्या इन चुनावों में जातिगत सांचा टूट गया, क्या इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा खत्म होता दिखा, या फिर मोदी मैजिक 2014 से और ज्यादा आगे बढ़ चुका है? बीएसपी को लेकर हम बात करते, क्या मैं ये कहूं जो आलोक जी कह रहे हैं कि असल में जिस तरीके से वोट कटे उसका नुकसान हुआ, लेकिन क्या ये भी मैं कहूं कि जिस दल के साथ जो उनके समर्थक शुरुआत से जुड़े, उनका धीरे धीरे मोह भंग होता गया, वो एक विकल्प की तरफ देख रहे थे और उसके तौर पर 2014 और 17 में बीजेपी उन्हें ठीक समझ में आई। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जो जातिगत ढांचे की आप बात कर रहे हैं, टूट गया, मैं कह रहा हूं टूटा नहीं है, मजबूत उसकी रीशेपिंग हुई है। रीशेपिंग ये हुई है कि मंडल के बाद जो यादवों के नेतृत्व में जो तमाम पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हुई थी, वो अब एंटी यादव उसके अंदर जो है एक रिसर्जेंस हुआ है, जो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था और बाद में वो फिर मिल गए। और उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ पिछले 5 साल से जो यादवीकरण का एक आरोप था, पिछड़ों में बहुत ज्यादा वो था कि सारी मलाई जो है मंडल के बाद की यादवों ने ली। तो उसको बीजेपी ने बहुत आर्टिकुलेट तरीके से गैर यादव वोटों को अपने साथ जोड़ा। उसमें कुर्मी, उसमें आपके मौर्य, कुशवाहा, पाल, नाई, सविता,
इनको जोड़ा। इनको मुलायम सिंह बहुत अच्छी तरह जोड़ते थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यूपी में था कि मुलायम सिंह हमेशा चुनाव से साल भर पहले सविता समाज का सम्मेलन, प्रजापति समाज सम्मेलन, दूसरा कुमार सम्मान का सम्मेलन, बढ़ई समाज का सम्मेलन, सबके सम्मेलन करते थे वो। तो उन्होंने एक पूरी छतरी बना रखी थी। इसको अखिलेश नहीं समझ पाए, ये समझ सकते थे मुलायम सिंह या शिवपाल। अखिलेश को बिल्कुल उसकी जमीन जानकारी नहीं थी और भाजपा ने इसको बहुत अच्छी तरह समझा। और इस अमित शाह ने सलाह किससे ली? ये सलाह ली कल्याण सिंह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति दो ही नेता अच्छी तरह समझते हैं, या मुलायम सिंह या कल्याण सिंह। ये तो ये जातियों की रिशेपिंग हुई, सवर्ण वोट को भाजपा अपने साथ बांधे रखने में सफल हुई। उसके तमाम कई कारण है। कांग्रेस उस तरह से उठी नहीं, और कांग्रेस ने जो समझौता किया समाजवादी पार्टी के साथ, तो जो उसका रहा साथ सवर्ण जनाधार था वो बीजेपी चला, बिल्कुल बीजेपी के साथ चला गया। और शीला दीक्षित को आपने ब्राह्मण कार्ड खेल प्रोजेक्ट किया, 27 साल यूपी बिहार में, फिर वापस ले लिया। तो जो थोड़ा बहुत आने की उम्मीद थी वो भी उधर चला गया। तीसरी बात ये हुई कि हिंदू ध्रुवीकरण भी हुआ, जातियों के साथ साथ हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि मायावती खुलेआम 100 मुसलमानों को टिकट दिया है, मुसलमान और दलित हमारे हमें वोट दें। तो और इधर प्रधानमंत्री जी ने हर फेज में एक नया नैरेटिव जो है दिया। उन्होंने विकास से शुरू किया और उसके बाद रमजान, होली, शमशान, कब्रिस्तान होते होते बाबा विश्वनाथ जी की चरण तक पहुंच गए, और पूरा उन्होंने उसको एक सही तरीके से उसका एक तो सामाजिक ध्रुवीकरण, जातीय, नई गोलबंदी, सांप्रदायिक का एक वो, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि नोटबंदी को लेकर के जो उसके नुकसान थे, जो उसकी परेशानियां थी, उनको ना राहुल गांधी लोगों तक पहुंचा पाए, ना अखिलेश। खाली इतना कहते रहे लाइनों में लगा दिया, लाइनों में लगा दिया, लेकिन ये नहीं अपने भाषणों में न कभी राहुल गांधी ने कहा, न कभी अखिलेश ने कहा क्या रिश्वतखोरी बंद हो गई, क्या आतंकवाद खत्म हो गया, क्या काला काला भ्रष्टाचार रुक गया। अगर वो इस तरह से सवाल पूछते कि क्या भैया पटवारी ने रिश्वत देना बंद कर दिया, क्या बीडीओ ने रिश्वत देना बंद कर दिया, क्या दरोगा ने रिश्वत देना बंद कर दिया, तो शायद लोगों को समझ में आता कि हाँ ये भ्रष्टाचार जो है। और भाजपा ने और मोदी जी ने जो नैरेटिव गढ़ा कि हमने जो है अमीरों के जो है पैसे जो है बेकार कर दिए, वो लोगों को एक जो परपीड़न सुख होता है ना कि हमारी अगर दो फूट जाए तुम्हारी भी फूट गई, तो वो जो है उसका भी एक इनको फायदा मिला। एक फैक्टर जो अजीत सिंह का फैक्टर है, जिसके बारे में लालू जी कह रहे, अजीत सिंह ने कोशिश बहुत की इसमें बीजेपी को डेंट करने की, लेकिन आखिरी वक्त पर जाटों में भी आखिर वो वापस काफी हद तक बीजेपी तरफ लौट गए तमाम कारणों से। और कांग्रेस और अखिलेश ग्रैंड अलायंस नहीं बना पाए। उन्होंने अजीत सिंह को अपने साथ शामिल नहीं किया, नीतीश कुमार को शामिल नहीं किया। अगर एक बड़ा अलायंस बनता जिसमें अखिलेश होते, राहुल गांधी होते, अजीत सिंह होते, नीतीश कुमार होते, लालू यादव होते, ममता बनर्जी होती, और वो एक कैंपेन करते, तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। और ये फिर गैर यादव और गैर जाटव वाला जो मामला है बीजेपी का, ये कमजोर पड़ता। लेकिन इस सब में ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश की काम बोलता है और नासमझी में कांग्रेस। राजीव त्यागी साहब, सियासी कहना चाहेंगे विनोद जी ने कहा बहुत ही कड़वी हकीकत है, और एक और हकीकत ये भी दिखी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि जो आपकी पार्टी का वोट था, जो परंपरागत वोट कांग्रेस का कहा जाता है, वो एसपी की तरफ न जाने की बजाय कुछ परसेंट तक वो बीजेपी को शिफ्ट, यानी कि आपने अघोषित तौर पर मदद की। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि गठबंधन को लेकर के जो मैंने बात कही थी बहुत स्पष्ट कर देता हूं उसको। जब राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल के पीछे खड़े होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय दलों को नुकसान होता है। जब राष्ट्रीय दल के पीछे क्षेत्रीय दल खड़े होते हैं तो राष्ट्रीय दलों को भी फायदा होता है और क्षेत्रीय दलों को भी फायदा होता है। गठबंधन के विषय में तो मेरी राय है, और मैं भी मानता हूं कि गठबंधन का भी दौर है और ये गठबंधन के दौर चलेंगे भारतीय सियासत में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वो प्रयोगशाला है जिसमें हम लोग बाग जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको बेहतर कर सकते थे अपनी। और निश्चित रूप से मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि हमारा जो वोट बैंक था, ट्रेडिशनल वोट बैंक था, जब तक उसको हम वापस नहीं लाएंगे तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में हम लोग बाग इंडिपेंडेंट अपने दम पर खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं इस बात। दूसरी बात, आलोक मेहता जी ने जो बात कही थी वो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को ब्लॉक लेवल पर अपने कार्यकर्ता, गांव लेवल पर कार्यकर्ता खड़े होने पड़ेंगे। बूथ मैनेजमेंट हम लोगों को बेहतर करना पड़ेगा और उसमें उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना होगा। 2019 बहुत दूर नहीं है, वो हमारे लिए बहुत पास में ही है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस हार से सबक लेते हुए और पंजाब की जीत से सबक लेते हुए, गोवा की जीत से सबक लेते हुए, मणिपुर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए हम लोगों को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लिए अभी से कमर कसनी होगी और हम लोग कमर कस के इसमें मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। राजीव जी, मेरा एक सवाल है, अभी आने वाले 1.5 साल में तकरीबन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे भाजपा और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर है। गुजरात, हिमाचल,
कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भाजपा बहुत स्ट्रांग है और हमने देखा है कि जहां पे भाजपा और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर होती है वहां पे भाजपा काफी आगे रही। उत्तराखंड देख लीजिए, मतलब कहां कांग्रेस 10 पे और भाजपा 50 के से भी 60 के आसपास। तो ऐसे में इन राज्यों के लिए क्या कांग्रेस की नीति रहेगी? क्या पंजाब ने कोई राह दिखाई है आपको कि जहां पे स्ट्रांग लीडरशिप है, जहां पे आपका स्ट्रांग कैंडिडेट है, वहां पे जो है कांग्रेस के लिए कोई होप है? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न और वाजिब प्रश्न है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत, अलग अलग इन 4 सेगमेंट्स में अगर भारतवर्ष को बांट दें तो उत्तर भारत में निश्चित रूप से मुद्दे दूसरे हैं और उन मुद्दों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का एंगल और बहुत सारे एंगल आते हैं, जिसको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी हमसे ज्यादा बड़ी मास्टर निकली, इसमें कहीं को संशय नहीं। लेकिन अगर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो पश्चिम भारत में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, शिवसेना से था, उन्होंने तोड़ा। गठबंधन तोड़ करके जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ती है तो शिवसेना के बराबर खड़ी होती है। तो ये साहस हम लोगों को भी कहीं ना कहीं करने होंगे। और लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, पंजाब के रिजल्ट से जो सामने आया है और गोवा के रिजल्ट से जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जहां टक्कर सीधी सीधी होगी वहां निश्चित रूप से विकल्प के तौर पर लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर लोग बाग कांग्रेस को पसंद करेंगे और कांग्रेस को चाहेंगे, क्योंकि पंजाब के जो रिजल्ट आए हैं उनको मैं मानता हूं कि हमारे लिए आशा की किरण है। गोवा के जो रिजल्ट है वो हमारे लिए आशा की किरण है और निश्चित रूप से हम इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करके उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत को 4 सेगमेंट में बांट करके हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को चार्टआउट करके बेहतर काम करेंगे। क्योंकि पश्चिम भारत में गुजरात में चुनाव है, उत्तर भारत में हिमाचल में चुनाव है इसी वर्ष, अगले वर्ष 3 राज्यों में चुनाव है, तो उनको लेकर के हम लोगों को स्ट्रेटजी अपनी अभी से सेगमेंट वाइज बना करके काम करना होगा। प्रदीप जी, क्या कांग्रेस की ओर से एक ये भी कहा गया, कई नेता भी कहते हैं और चुनाव के बाद आमतौर पर ये बयान आते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको दिल्ली आकर मिलने का वक्त नहीं मिलता आलाकमान से, जिसके चलते नाराजगी बढ़ती जाती है और राज्यों में पार्टी कमजोर होती जा रही है। अगर हर दशक आप देखें तो जो बड़े नेता कभी निकलते थे, जिनका एक जनाधार होता था, वो धीरे धीरे कम हुई संख्या। देखिए, बिल्कुल ये आपकी बात सही है और पिछले 1.5-2 दशक से आप देखिए, खासकर हिंदी पट्टी की अगर बात करें जिसमें प्रमुख राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ झंडा और डंडा ही गायब है कांग्रेस का। तो इस बार की जो रणनीति थी, जो बार बार कह रहे हैं, राजीव जी भी कह रहे थे कि गठबंधन से नुकसान हो ना, रणनीति ये थी कि सपा के पीछे लग के 28 से 50 तक पहुंच जाए 10, 20, 25 सीटें हम बढ़ा लें और इस बहाने झंडा और डंडा पहुंचा दें। जबकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो ये मौका था 2019 की रिहर्सल के लिए, तैयारी के लिए कांग्रेस के लिए कि 402 सीटों पर वो चुनाव लड़ती और अपने झंडे को, अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचा दी। कितने लोग तो भूल ही गए हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजाबी है। आप शहरों में, गांव में जाकर देखिए, अब बहुत सारे लोग रायबरेली वगैरह में आप चले जाएंगे तो सोच रहे हैं इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बातचीत में बुजुर्ग लोग कह देते हैं। तो आपको प्रो पीपुल पॉलिटिक्स करने के लिए इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बूथ लेवल पे जाकर चीजों की तैयारी करता है और पार्टी को मैच करता है। और समहाउ ये जो बार बार आ रही है चर्चा कि कम्युनल पोलराइजेशन वाला, जब शमशान किया जाता है तो ये भी एक प्रकार का तुष्टीकरण है उस परिवार के लिए कि देखिए, हमने आपकी राजनीति को नहीं छोड़ा है, हम आपकी राजनीति करते हुए विकास का तड़का लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही मूल मंत्र है भारतवर्ष में शासन करने का। जहां प्रदीप जी बात संगठन की करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो उनका इन हाउस टैलेंट है, क्या उसको इग्नोर करती है और कुछ चीजें आउटसोर्स कर देती है? जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई खबर थी, प्रशांत किशोर को हायर किया गया, उनकी जो है टीम को लाया गया, और लेकिन पंजाब में देखिए वहां पे जो उनकी एमएलए थी हिमाचल प्रदेश की, वो उनको ऑब्जर्वर बनाया गया और पंजाब में अच्छा रिजल्ट आया, आशा कुमारी जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या जो काम उनके संगठन को करना चाहिए उसको आउटसोर्स कर दिया इस इलेक्शन में, खासकर यूपी की अगर बात करें। एक चीज ध्यान रखिए कि ये नए हथियार आ गए, न्यू टूल्स कह सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जब है तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर कर लिया तो वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कंट्रोल रूम चलाती है, उसके डिजिटल और उस तरह के भक्तों का जो कैंपेन है फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, प्रशांत किशोर उसी स्कूल से जन्म लिया है। और बिहार में देखिए प्रशांत किशोर सफल हुए, यहाँ असफल हो गए। मैं कह रहा था
शुरू से ही कह रहा था कि ये यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, चाहे आप खाट बिछा लीजिए, इसमें चाहे जो करिए। इसमें मेरा एक सब्मिशन, प्रशांत किशोर जो है, मैं प्रशांत किशोर के बारे में एक बात कहूंगा। प्रशांत किशोर अगर अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटजी पे चलते और उस पर कांग्रेस अगर चलती तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा सरकार बन जाती। कारण उसका ये है कि आप देखिए, जिस वक्त शुरुआत हुई थी वो राहुल गांधी के सम्मेलन से लेकर सोनिया गांधी का शो और खाट सभा, किसान सभा, उसके बाद एकदम से 2 महीने कांग्रेस ठंडी हो गई और वो पता नहीं अंदर क्या उनकी बातचीत हुई। सब पूरा करो, अंदर क्या हुआ, क्या पैसे के लेन देन में गड़बड़ी हुई, क्या साधनों के, और अचानक स्ट्रेटजी बदल गई और प्रशांत किशोर चले गए मुलायम सिंह से मिलने, बात करने और समझौते की बात चली। जो लोग निकले थे कांग्रेस के लिए, मैं आलोक जी से हमारी और आलोक जी से हमेशा बात होती थी, मैं कहता था समझौते से नुकसान होगा कांग्रेस का, आलोक जी कहते थे नहीं फायदा होगा। मैं कहता था कांग्रेस के लोग निकलना चाहते हैं लेकिन आप मुलायम सिंह की पार्टी के साथ जाएंगे, वो बैगेज आपको झेलना पड़ेगा। यादवीकरण के खिलाफ देखिए 2 पोलराइजेशन हुए हैं, एक पोलराइजेशन हिंदुत्व का हुआ है, दूसरा एंटी यादव पोलराइजेशन भी हुआ है। यादवीकरण के खिलाफ एक पूरा सोशल अनरेस्ट था, वो सवर्णों में भी था, गैर यादव पिछड़ों में भी था और दलितों में भी था। वो उसको वो बीजेपी ने बहुत ढंग से बुनाया है। और जिस तरीके से आपने कहा प्रशांत किशोर, हर पार्टी, समाजवादी पार्टी खबर आई थी, प्रशांत किशोर तो पंजाब में भी थे, पंजाब जीत गए और एसपी ने अमेरिका की किसी कंपनी को हायर किया, बीजेपी की एक अपनी रणनीति करता है वहां पर, कांग्रेस की ओर से प्रशांत किशोर थे। लेकिन जिस तरीके से तो करते हैं, वो सारा जो ड्रामा था वो उस कंपनी के इशारे पे किया, नोट वो स्क्रिप्टेड था। आलोक जी, क्या वाकई मतदाता को बहुत हल्के में अब पार्टियां ले रही हैं और उसके चलते नतीजे उनकी उम्मीदों से, मैं कहूं कि बहुत दूर कई बार खड़े हो जाते हैं, या फिर मुद्दे मतदाता अब पार्टियों के लिए महज कुछ पल के लिए एक रिसर्च का विषय रह गए हैं? ये कविंद, ये बिल्कुल शुरुआत में भी मैंने कहा, तब विनोद जी नहीं आए थे, कि देखिए संगठन जहां चरमराया हुआ है तब आप किराए के लोग लाएं। पोस्टर और बैनर पहले कांग्रेस में इंदिरा गांधी के समय से ही दूसरे लोग, बाहर के लोग, इंटेलेक्चुअल्स कई लोग जुड़ते थे, वो चाहे लेफ्ट पार्टी हो, संघ के भी, बीजेपी में भी ऐसा होता था। और प्रदीप जी क्षमा करेंगे, नीतीश कुमार की सफलता थी, प्रशांत किशोर को नहीं थी। वो तो ठीक है, पैसा कोई दे दे, आप कह भी सकते हैं कि भाई पुराने टाटा बिरला की सरकारें पहले होती थी, कंपनी की होती है, अडानी की होती, क्रेडिट आप किसी को दे दीजिए कि साहब उन्होंने सरकारें बनाई, देश के पूंजीपतियों ने सरकारें बनाई, ये भी आरोप हो सकता है। लेकिन सही बात यह है कि जो संगठन काम करता है, प्रदीप जी ने इससे पहले बहुत सही बात कही, आरएसएस या कांग्रेस के सेवा दल या समाजवादी पार्टी के जो डिवोटेड लोग होते हैं, आप किराए के टट्टू ला करके घोड़ा गाड़ी जिंदा ज्यादा समय तक नहीं चला सकते। आपको अपने बैल पहले क्यों पाले जाते थे? क्योंकि इसलिए कि अपनी चलाना है, ट्रैक्टर है, अपना रखना होगा, दूसरे का लाएंगे क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति है कि ये जो नुकसान हो रहा है पार्टियों को, लेकिन उन्होंने दोनों, टेक्निक की बात अलग है, आप मोबाइल से पहुंचा दें, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि यदि संगठन काम नहीं कर रहा होता तो मोबाइल तो प्रमोद महाजन के समय में, अटल जी की सरकार के समय आया था, और अटल जी भी कम पॉपुलर नेता नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी को पराजय हुई, तब प्रशांत जी वहां पर नहीं गए थे। और इसी तरह से कांग्रेस के लिए पंजाब में विनोद जी को मालूम होगा कि जब प्रशांत किशोर को बिल्कुल धक्का देकर अमरेंद्र जी ने, पब्लिकली नहीं किया गया, लेकिन जब किनारे कर दिया गया, कहा जाके उत्तर प्रदेश देखो जी तुमको ज्यादा अकल है, तो उसकी वजह से, अमरेंद्र की वजह से राहुल गांधी ने अमरेंद्र जी को पूरा फ्री हैंड दिया। मैं कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको जो लोग कर सकते हो, बल्कि मैं जानता हूं कांग्रेस के ही कई नेता सफलता नहीं चाहते थे, समाजवादी की साइकिल का चिन्ह न मिले ये कोशिश भी वो लोग करते रहे जिनके जुर्म में लगाया गया था कि आप साइकिल का चुनाव मिलने दे उसे। तो ये सेबोटेजिंग तो कांग्रेस के लोग बैठे रहे। कौन कपिल सिब्बल जी कितने जगह गए होंगे, कितने नेता कांग्रेस के गए, गुलाम नबी जी की बात छोड़िए, वो यूपी को जानते नहीं। ऐसी स्थिति में नुकसान इसलिए हुआ, प्रशांत किशोर चमत्कार नहीं किए, बल्कि उन्होंने डैमेज किया। वो हमेशा एक दूसरे जो विदेशी, जो अमेरिका में जो आम आदमी पार्टी क्यों हारी है, क्योंकि उनके तार अमेरिका से जुड़े थे, जहां से वेबसाइट उनकी आम आदमी पार्टी की तब चलती थी जब वो सत्ता में नहीं आई। तो प्रशांत किशोर तो अमेरिका से भारत का चुनाव जीतवाना चाहते हैं, तो चाहे भाजपा को जिताए, कांग्रेस को जिताए। सही बात यह है कि उन्होंने बर्बाद किया भारतीय राजनीति को ऐसे सारी कंपनियों ने। मैं प्रशांत किशोर वकालत नहीं करता हूं। कांग्रेस की साख खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर आप उतरे और आपने फिर उसी पार्टी से समझौता किया जिसके एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी पूरे। उसमें नीतीश के साथ क्या हुआ था? नीतीश के साथ क्यों किया कांग्रेस ने? 27 साल नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं थी। नीतीश के खिलाफ जो है एंटी यादव सेंटीमेंट जिनके पास था खुद सरकार में थे, और वहां का डायनामिक्स दूसरा था। वहां बाइपोलर इलेक्शन था, यहाँ ट्राइपोलर इलेक्शन हो गया, तो यहाँ तो डिवीजन होना ही होना। तो मल्टीपोलर था, वहां कई पार्टी थी सर। वो पार्टियां वो तो वैसी ही थी जैसे अपना दल, जैसे यहाँ पर महान पार्टी हो उस तरह से। कुशवाहा वगैरह मेन तो पार्टी वहां गठबंधन और बीजेपी के बीच ही चुनाव हुआ था, और जितना मांझी रामविलास पासवान एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में
आप चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं शीला दीक्षित को, ब्राह्मणों से कहते हैं सम्मेलन करके जगह जगह मीटिंग करते हैं कांग्रेस के नेता कि हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, आप निकलिए बाहर आइए, 100 टिकट दिए जाएंगे ब्राह्मणों को, सीधे सीधे जाति कार्ड आप खेल रहे हैं। बनाया था ना उत्तराखंड में, और उसके बाद अचानक क्या होता है, ब्राह्मण के नाम पर बनाया था, धोखा देके चले गए, अचानक ब्राह्मण बनाने का फायदा क्या हुआ? अचानक आप जो है ब्राह्मण बनाने से कुछ नहीं होता। नहीं कौन धोखा देके चला गया? ब्राह्मण के उम्मीदवार पर हर एक दलित वोट देता है, अल्पसंख्यक वोट देता है। नहीं कार्ड की बात हो रही है आलोक जी, कि जो कार्ड खेला आपने 27 साल यूपी बिहार का नारा देकर के राहुल गांधी ने किसान यात्रा निकाली पूरी, 5 करोड़ लोगों को आपने 2 करोड़ लोगों को फार्म बांटे किसान कर्ज माफी के जमाएंगे, और पूरा सारा आपका हमला उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पे था, और अचानक अखिलेश विकास पुरुष हो गए, तो ये बात कैसे हजम होगी? शिवसेना तो आज तक गाली देती है, तब भी तो भाजपा के साथ आज भी है सरकार में। सर चुनाव के बाद आना, चुनाव रहते हुए, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भी चुनाव आपकी भाजपा के साथ आज भी कांग्रेस की आलोचना से ज्यादा शिवसेना करती है। इसीलिए 22 से 10 पे आ गए ना, 28 से 10 पे कांग्रेस आज जो है, क्योंकि आपकी सारी खत्म हो गई, आपका वोट बैंक चला गया, दूसरा मिला नहीं आपको। अजय कपूर जैसे जो कभी नहीं हारे, ऐसे लोग हार रहे हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, अजय कपूर, अजय राय, ये कांग्रेस के वो थे जो हर लहर में, खाली प्रमोद तिवारी की लड़की जीत रही है चुनाव, और कुछ और इक्का दुक्का वो अखिलेश सिंह की बेटी रायबरेली में जीत रही है, तो गिने चुने लोग जीत रहे हैं, वो अपने दम पर जीत रहे हैं, वहां कोई कांग्रेस का वो नहीं है। तो आपकी सारा आपके वोट बैंक भी बिखर गया, सोशल इक्वेशन बिखर गया, क्रेडिबिलिटी बिखर गई। मैं खुद अपनी गलती मानता हूं ऑन एयर कि मैं खुद बहुत ओवर असेस कर रहा था अखिलेश और राहुल की जोड़ी को, और मुझे लग रहा था गठबंधन लीड करेगा इस इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन वो इक्वेशन बिखर गई, हमारा असेसमेंट खुद फेल हुआ है। लेकिन विरोधियों के अपनी कमजोरियां जरूर हैं प्रदीप जी, लेकिन बीजेपी का 42% वोट हासिल कर ले जाना, लोकसभा चुनाव में था, लोकसभा चुनाव को रिपीट कर देना विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं कुछ तो उसके पक्ष में है। देखिए कभी दीक्षित को समझना पड़ेगा, हिंदी पट्टी की जब राजनीति आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ चुनाव अगर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो वहाँ कोई यादव नहीं रहता है, कोई कुर्मी नहीं रहता है, कोई जाति नहीं रहती है, वहाँ तो सीधी सीधी लड़ाई होती है। और उसका उदाहरण मैंने पहले भी अभी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मित्र लोग घूम के आ रहे थे, हम भी टहलने गए थे, सब लोग कह रहे थे कि भाई आरएलडी को बहुत वोट मिल रहे हैं और जाट टूट गया, भाई जाट टूट गया, और ये सब लोग बहुत सारे मित्र कह रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे मॉडल्स इकट्ठा हो रहे थे, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी। आपने देखा होगा चुनाव के ऐन मध्य के चौथे चरण के बाद से एक पूरा कैंपेन था एयर में, मीडिया के आसपास भी घूम रहा था कि नहीं अब बीजेपी बढ़ना शुरू। तो जब मैंने उसको पुराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने पाया कि क्या कहते हैं कि मुसलमानों ने सापा को वोट नहीं दिया, वहां मायावती को दे दिया, और क्लियर कट डिवीजन वहां पर हो गया। और वो जो क्लियर, आप देखिए उस पहले फेज में भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरा जो गणित मीडिया निकाल रहा था, पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नीचे 8-10 सीट देते हुए वो कैलकुलेशन कर रहा था, जिसके कारण ये ध्रुवीकरण, मैं इसको मानूं, मैं जो आप कह रहे हैं, बुंदेलखंड की पूरी बेल्ट जहां पर प्रदीप जी अग्रवाल साहब जानते हैं, पूरे के पूरे इलाके में इस तरह के मुद्दे कभी नहीं रहे। वहां पे पानी, विकास एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा, और मुसलमान फैक्टर वहां पर कभी भी नहीं रहा। पूरी की पूरी बेल्ट को बीजेपी ने जीता, पूरी बेल्ट को, जो बुंदेलखंड बीजेपी कमजोर नहीं। देखिए विनोद, देखिए समझने की, मायावती का भी उदय बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से होते हुए बुंदेलखंड के रास्ते क्या कहते हैं इधर मुख्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था, मध्य प्रदेश के रास्ते वहां बुंदेलखंड, और मायावती ने भी वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, चूंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सापा की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, तो ये होता है कई बार कि चलो यार इनको तो बहुत बार देखा, इस बार इनको देख लेते हैं, और 5 साल का आपके पास हथियार होता है। हिंदुस्तानी मतदाता जो है इस मामले में बहुत जागरूक मानता हूं कि वो कई चीजों को ऑब्जर्व करके और आपके तमाम विश्लेषणों को धाराशायी कर देती है। यानी उम्मीदों के साथ उसने बीजेपी को देखा, इस बार अभी कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो देखा है, चूंकि मैंने बीएसपी का इसीलिए उदाहरण दिया कि बीएसपी का उदय ही बुंदेलखंड से हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और सबसे पहले जब पंजाब से बाहर बीएसपी निकली थी तो मध्य प्रदेश के अंदर उसने एक चीज और हुई है रविंद्र, कि चूंकि मोदी जी ने और हर सभा में ये कहा कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा कि एक बार उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो कम से कम ये आदमी क्या करेगा ये भी देखना चाहिए।
कुछ करेगा जरूर। एक अभी मोदी का वो मिथ और ये जो भी एक करिश्मा बना हुआ है कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। ट्रस्ट कायम है अब बीजेपी के सामने कह देगी कोई जुमला एक्सक्यूज नहीं है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बड़ा चैलेंज ग्राउंड होगा नरेंद्र मोदी और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं। आपको सारे वादे पूरे करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते किसान कर्ज माफी जुमला था। बिल्कुल। Right. We have with us Shyam Sundar from Chandigarh joining with us. Shyam, thanks for joining us. So that's the only state where perhaps good news has come for the Congress party, which has faced rout in UP and Uttarakhand. What is happening in Punjab? Well, as far as Punjab is concerned and as far as Congress is concerned, Congress has got absolute majority in Punjab in leadership of Captain Amrinder Singh. And if you want to analyze, because though it's very early and data will come out and then analysts will do the analysis how much percentage of vote swing in favor of Congress and how Aam Aadmi Party lost. But right now it seems that leadership of Amrinder Singh paid for Congress the way Amrinder Singh was given a free hand in Punjab by the central leadership of Congress, and the way things were planned here. And the first indication came when Navjot Singh Sidhu didn't go to Aam Aadmi Party and joined Congress. So though all reporters, including me, we thought that there is going to be a very close fight between Aam Aadmi Party and Congress, and especially in Malwa region, which has 69 seats. But in Punjab, Congress got a good majority as far as after 10 years. And Captain Amrinder Singh announced that it is his last election. Today is his 75th birthday. So, of course, it's not only a good news from Punjab for Congress, it's a very, very good news for Congress, because after 10 long years on its own, Congress came to power in Punjab. Shyam, is Navjot Singh Sidhu, who had joined Congress just before the elections, is he getting a place, or will he be getting a place in the next cabinet, formed most likely under Captain Amrinder Singh? Most likely, I'm saying. Well, this question was asked to Captain Amrinder Singh when he was addressing media around 12 o'clock, and he said that this question will be settled by the central leadership, high command of Congress, and he said that because Sonia Gandhi is out of country for her treatment, so Vice President is here, and he is going to Delhi, and he'll be meeting Rahul Gandhi, and then this issue will be decided. But of course, because when Navjot Singh Sidhu was entering Congress, at that point of time, उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव परिणाम आ चुका है, और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम जनता का जो भी फैसला है, लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अब तो लगभग पूरा परिणाम सामने है। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे। आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं।
मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच कर करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था मैं समझता हूं जो सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों का भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था। और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। वैसे आप हमारे व्यवहार को तो जानते हो, लगता है किसी और हमारी परछाई के घमंड के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने आपसे भी कहा था और मैंने आपसे भी कहा था, प्रेस से कहा था, पूरे देश के सामने, देश की जब मीडिया आई तो सभी मैंने कहा था कि लूट में, डकैती में कम से कम बीजेपी को बताना चाहिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। और जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है, मैं कह सकता हूं कि किसी प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जहां पर 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती हो। उन्होंने क्या सहयोग किया था? कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। और फिर एक्सप्रेसवे पसंद नहीं आया तो शायद उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन आएगी। अरे कमाल खान जी को पूछ लेने तो कुछ। अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो, 2019 अभी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूं आपको, एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूं मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है।
मुझे मैं ये कह सकता हूं पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है, इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी एक जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। लेकिन मैं ये कह सकता हूं प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार होगा। गुमरानी का मैंने बहकाना, अरे भाई एक एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। पूछिए हरीशट। मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ क्षेत्र में रहा हो, लेकिन कई जगह मुझे ये सूचना मिली है, बूथ वाइज जानकारी तो बाद में आएगी, कि वोट पहले से ज्यादा मिला है। वोट पहले से ज्यादा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए कुछ लोग। हमने तो बहुत कहा कि सिलेंडर तुम्हें मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा कितना हो गया, धान की कीमत क्या मिली नोटबंदी की वजह से, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, आलू की हालत क्या है, ये तो सब बोले गए, लेकिन जनता मैं समझता हूं कुछ और सुनना चाहती रही होगी। अरे रुक जाओ, पीछे पूछ रहा है कोई, रुक जाओ, आगे वाले रुक जाओ, पीछे कोई पूछ रहा है। मैं तो कहूंगा आपसे बात खत्म हो तो मैं राजभवन जाऊं। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना, कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ, और अभी रहेगी साइकिल। ये अलग बात है, ये तो अब ये राजनीति में कब क्या हो जाए पता ही नहीं है।